गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अपन ने माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने इसकी जो फर्स्ट उप अवस्था है प्रोफेज, जिसे बोलते हैं पूर्वावस्था, इसको कुछ हद तक समझ लिया था। रह गए थे इसका डायग्राम। ठीक है, तो अपन ने जो थ्योरी में इसके बारे में प्रीवियस क्लास में समझा था उसको अपन एक डायग्राम के रूप में समझेंगे तो अपने वो चीज एकदम क्लियर परफेक्ट हो जाएगी। तो अपन बनाते हैं अब इसका डायग्राम। ये सेल है और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। क्लियर है? इसके अंदर ये इंटरफेज स्टार्टिंग में कैसे दिखेंगे ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था। यह है सेंट्रियोल, जिसको अपन ने कहा था कि ये तारक किरणों प्रत्येक सेंट्रियोल एस्ट्रियोल रेस से घिरा हुआ अपन को दिखाई देता है। ऐसे एक दो डायग्राम और बनेंगे इसमें। पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा। एस्ट्रियल रेज जो होती है वो किसको निरूपित करती है? स्पिंडल फाइबर्स को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यह है डायग्राम, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर का केंद्रक है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर ये तंतुओं के समान अकुंडलित या फाइबर जैसे क्रोमोसोम्स है। यह है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तारक किरणों से घिरा हुआ है, तो अपन इसका नामांकन भी कर देते हैं साथ के साथ। सेंट्रियोल यह है एस्ट्रियल रेज, यह है न्यूक्लियस, यह है क्रोमोसोम्स, और ये जो ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर बनाई है, स्टार्टिंग में डार्क फिर हल्की और लास्ट में विलुप्त हो गई, यह है न्यूक्लियोलस, केंद्रिक। ठीक है, न्यूक्लियोलस यह है। इसके केंद्र के चारों तरफ क्या होती है? केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आप देख सकते हो कि लास्ट इसमें विलुप्त सी हो गई है। जो ड्रेस से शो की है मैंने ब्लैक, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है प्रोफेज अवस्था में। तो अब ध्यान देना। अच्छा, यहां पे ये क्या बन गए हैं? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स ये क्या है? स्पिंडल
फाइबर्स। तो अपन ने प्रोफेज अवस्था में ये समझा था कि इस अवस्था में सबसे अधिक टाइम लगता है या सबसे ज़्यादा टाइम लिया जाता है प्रत्येक सेंट्रियोल एस्ट्रियोल रेज से। ये एस्ट्रियोल रेज देख रहे हो आपने, मैंने जो रेड मार्कर से शो किया है ये सेंट्रियोल है। तो प्रत्येक सेंट्रियोल तारक किरणों या एस्ट्रियोल रेज से घिरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर है? यह एस्ट्रियोल रेज आगे चलकर तरकु तंतुओं या स्पिंडल फाइबर्स को निरूपित करती है या इनके निर्माण में सहायता करती है, इन्हें प्रदर्शित करती है। क्लियर है? सेल माइटोसिस डिवीजन की इसी प्रावस्था में या इसी उप अवस्था में इनका जो क्रोमोसोम वाला भाग है इससे H2O का क्षय होता है, यानी कि H2O का लॉस होता है, जिसके कारण यह तंतुओं के समान प्रकट होने लगते हैं। ये तंतु के समान देख सकते हो आप, जो पहले गुच्छा बना के रहते हैं अब तंतु के रूप में प्रकट हो चुके हैं। इसी टाइम इनमें कोइलिंग की रिएक्शंस भी होती है, जिसके कारण यह छोटे होकर अधिक स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। क्लियर है? ये इसमें देख सकते हो आप, ये जो सेंट्रियोल है ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर दिया है। पहले एक सेंट्रियोल था, डिवीजन करके 2 सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो गया है, जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोफेज अवस्था को अच्छे से समझा दिया है कि इस अवस्था में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। ठीक है? और जो क्रोमोसोम है वो तंतुओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। बस आप इतना सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? और ये डायग्राम ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन मेटाफेज अवस्था में। कौन सी में? मेटाफेज अवस्था में, मध्यावस्था जिसे बोलते हैं। तो डायग्राम बिना ये चीज अधूरी है, समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी और एग्जाम में लिखने के लिए भी। तो अपन को दोनों ही चीज आनी चाहिए। अगर अपने डायग्राम समझ में आ जाता है तो थ्योरी अपन अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो सेकंड है मध्यावस्था, जिसे बोलते हैं मेटाफेज। यह मेटाफेज प्रोफेज की अपेक्षा अल्पकाल की होती है। प्रोफेज की अपेक्षा अल्पकाल, या बोल सकते हैं अपन शॉर्ट टाइम की होती है। यानी कि प्रोफेज अवस्था में जितना समय लगता है उससे बहुत कम टाइम लगता है मेटाफेज या मध्य अवस्था में। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स या तरकु तंतुओं का निर्माण किया जाता है, जो थोड़े थोड़े बन जाते हैं प्रोफेज अवस्था में। बहुत ही मतलब स्टार्टिंग सी होती है, जो कंप्लीट किस अवस्था में बन जाएंगे? मेटाफेज अवस्था में। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? इसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है और जो क्रोमोसोम्स सेंट्रल पार्ट से दूर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं या दूर वितरित रहते हैं वो मध्य लाइन पर आ जाते हैं। जो अपने लास्ट डायग्राम यहां बनाया था, तो एक क्रोमोसोम यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यानी कि अब ये कहां पे आ जाएंगे इस अवस्था में? बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे आ जाते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे? मेटाफेज अवस्था। अब बनाएंगे अपन इसके डायग्राम। तो ये एक डायग्राम इसके लिए काफी रहेगा समझने के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो विलुप्त हो जाती है, तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाती है।
इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये सेंट्रियोल बनाए हैं विपरीत ध्रुव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अपन ने ये जाना कि स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स बना दिए हैं। अब जो क्रोमोसोम्स प्रोफेज अवस्था में सेंट्रल पार्ट से दूर वितरित होते हैं वो अब मध्य लाइन पे आ जाएंगे, दोनों के बीच का स्थान पे। तो अपन कैसे बनाएंगे, ऐसे। एक तो ये हो गया, दूसरा यहां पे बना दो, बिल्कुल मध्य में बनाना है अपन को, तो दूसरा यहां पे आ गया और तीसरा भी इसी सीधी लाइन में है, ये लो। तो अपन देख सकते हैं जो क्रोमोसोम्स है वह जो सेंट्रल पार्ट से या मध्य भाग से जो दूर वितरित थे, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, वो एक सीधी लाइन में मध्य भाग में आकर उपस्थित हो गए। कौन सी अवस्था में, मध्यावस्था या मेटाफेज में। अब नाम ही मध्यावस्था है, यानी बीच की अवस्था, यानी कि इसमें क्रोमोसोम मध्य भाग में उपस्थित हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एनाफेज अवस्था में, थर्ड। दो अवस्थाएं अपन ने, उप अवस्थाएं अपन ने देख ली है। थर्ड है कौन सी, पश्चावस्था, जिसे बोलते हैं एनाफेज। क्लियर। एनाफेज अवस्था में क्या होता है कि ये माइटोसिस डिवीजन की चारों उप अवस्थाओं में सबसे अधिक शॉर्ट टाइम की होती है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहे कि माइटोसिस डिवीजन की ऐसी कौन सी सब फेज है या उप अवस्था है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, तो वो है एनाफेज अवस्था। और सबसे अधिक टाइम किसमें लगेगा, प्रोफेज में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे अधिक टाइम लगने वाली उप अवस्था प्रोफेज है और सबसे कम टाइम लगने वाली एनाफेज या पश्चावस्था है। इसमें अपन ऐड कर सकते हैं सबसे कम टाइम वाली या शॉर्ट टाइम लगने वाली अवस्था। ठीक है। इस अवस्था में सेंट्रियोल के प्रत्येक क्रोमोसोम में डिवीजन होता है, यानी गुणसूत्र बिंदु से, जो जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर, उससे उसका जो प्रत्येक क्रोमोसोम है यानी उसमें डिवीजन होगा। ठीक है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर से या तर्कोतंतुओं से जुड़े हुए प्रत्येक क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र में संकुचन की क्रिया होती है। क्या जुड़े हुए, क्रोमेटिड्स। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, संकुचन की, खिंचाव हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जिसके कारण ये जो क्रोमेटिड्स है, एक ध्रुव तो ये था, एक ये था, तो विपरीत ध्रुव की ओर जाने लग जाते हैं या जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी संकुचन के कारण एक पैतृक क्रोमोसोम या पेरेंटल क्रोमोसोम दो डॉटर या टू डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंटल क्रोमोसोम किसमें डिवाइड हो रहा है, टू डॉटर क्रोमोसोम्स में। यानी कि एक रफली में डायग्राम बनाऊं, ये सेंट्रोमियर है, एक तो ये वाला भाग, इसका ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग।
यही है। तो जैसे ही खिंचाव होगा स्पिंडल फाइबर्स में, तो इसका ये एक भाग, ये वाला भाग, ये अलग ध्रुव की तरफ जाएगा और ये वाला भाग दूसरे ध्रुव की ओर जाएगा। तो एक जो पैतृक या पेरेंटल क्रोमोसोम था, वो संकुचन के कारण अब दो डॉटर क्रोमोसोम्स में, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, यानी 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। और सेल माइटोसिस की इसी फेज में, एनाफेज में, यह जो क्रोमोसोम है, यह वी जे एल की आकृति ग्रहण करते हैं। जब संकुचन की क्रिया होगी, विपरीत ध्रुव की तरफ ये जाएंगे, तो ये जो आकृति बनाते हैं वो वी जैसी हो सकती है, जे जैसी हो सकती है, या एल जैसी भी हो सकती है। क्लियर है? अब बनाते हैं अपन इसका डायग्राम, ताकि ये चीज अपने एकदम क्लियर हो जाए। बहुत इजी है, क्योंकि ये पॉइंट अपना टॉपिक पहले भी 11th-12th में पढ़ा हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है अपने लिए। इसमें एनाफेज, एक तो अर्ली एनाफेज होती है और एक लेट एनाफेज होती है। तो इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। सबसे जो पहले बना रहा हूं मैं, वो है अर्ली एनाफेज और एक बनेगा लेट एनाफेज का। यानी कि अर्ली किसे बोलेंगे? जो मेटाफेज की तुरंत बाद हो, और एक थोड़े से टाइम बाद लेट एनाफेज। तो उन दोनों में क्या अंतर होगा वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। ये तो सेंट्रियोल है एक ध्रुव की तरफ, और ये दूसरा सेंट्रियोल है दूसरे ध्रुव की तरफ। ये तर्कतंतु, क्लियर है? मेटाफेज अवस्था में अपन ने 20 लाइन में क्रोमोसोम्स उपस्थित होना बताया था, ठीक है जी। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है? खिंचाव होगा उनमें, यानी कि ये क्रोमोसोम है, ये है, ठीक है जी। दूसरा ये है, फिर ये है, ऐसे बना सकते हैं अपन इसको। फिर एक ये है, एक ये है, दूसरा ये है, ये है। तो इसी अवस्था में ये VJL की आकृति भी ग्रहण करते हैं। ये तो हो गई अर्ली एनाफेज, यानी कि इसमें तो खिंचाव अभी स्टार्ट हुआ ही है। ये वाला भाग इस ध्रुव की तरफ जाएगा, ये वाला भाग इस ध्रुव की ओर जाएगा, और इसी टाइम ये VJL की आकृति भी ग्रहण करेंगे। तो दर्शाएंगे अपन लेट एनाफेज में। ये है लेट एनाफेज। इसमें ये वाला ध्रुव ये रहा, ये वाला ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब VJL की आकृति ग्रहण करेंगे, तो अपन को वो दर्शाना है। कैसे करेंगे? मध्य लाइन ये थी, ऐसे। ये देख सकते हो आप, V की आकृति है, कुछ में से L की भी है, ऐसे। और इधर की तरफ
ऐसे। इसमें देखो अर्लियर एनाफेज में खिंचाव उत्पन्न हुआ ही है बस, ठीक है। तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम था वह 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में, एक तो ये वाला भाग अलग हो गया, एक ये वाला भाग अलग हो गया। इसी टाइम में ये जैसे वी की आकृति हो गई, उल्टे वी की आकृति, ये एल की आकृति हो गई, ऐसे ही जे की आकृति भी बनाते हैं। तो ये थी एनाफेज, इसमें अर्लियर एनाफेज और ये लेट एनाफेज। लास्ट में कौन सी रह गई? अंत्यावस्था, जिसे बोलते हैं टीलोफेज। यहां तक क्लियर है? बहुत ही इजी थे, डायग्राम भी बहुत इजी, आसानी से बना सकते हैं अपन। ठीक है जी, लास्ट 4th नंबर की अंत्यावस्था। टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज अवस्था क्या होती है उसको समझ लेते हैं पहले। यह माइटोसिस की सबसे लास्ट की उप अवस्था होती है, ये अपन को पता है, 4th नंबर की। इस उप अवस्था में प्रोफेज अवस्था के जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होती है। यानी कि ये जो टीलोफेज अवस्था है यह प्रोफेज अवस्था की विपरीत क्रियाएं करेगी। यानी जो प्रोफेज अवस्था में जो क्रियाएं हो रही थी उसकी बिल्कुल उल्टी क्रियाएं, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो केंद्रक आवरण था जो विलुप्त हो रहा था वो यहाँ पर पुनः बनना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स वहां पे छोटे पतले धागे नुमा बन रहे थे, यहाँ पे पुनः वह धागे नुमा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कोइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक पेरेंटल जो सेल्स थी वह 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीलोफेज माइटोसिस डिवीजन की सबसे लास्ट की उपावस्था है। इसमें प्रोफेज अवस्था की जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होती है। इसमें स्पिंडल फाइबर्स अकुंडलित या अनकोइल्ड होकर छोटे पतले होकर विलुप्त हो जाते हैं। प्रोफेज में तो लास्ट में बनना स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बनाते हैं अब अपन इसका डायग्राम। ये माइटोसिस की लास्ट फेज है। इसके बाद अपन इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस का महत्व क्या है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये विलुप्त होना कब स्टार्ट होंगे? जब जो अर्ध गुणसूत्र है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है, वह प्रत्येक ध्रुव की ओर चले जाएंगे, इस वाले इसके पास, इस वाले इसके पास। ठीक है, तो यहां पे ये क्रोमोसोम आ गया, एक ये आ गया और तीसरा ये आ गया, और इधर की तरफ एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, और इसी टाइम अपन बोल रहे हैं कि केंद्रक कला भी पूर्ण बनने लगती है वापस। ठीक है, एक डायग्राम और बनाते हैं इसमें। यानी कि यह
जो मियोसिस डिवीजन आएगा सेकेंड, उससे तो बहुत ही इजी रिएक्शन होती है ये देख सकते हो आप। डॉटर क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुव की ओर चले गए हैं और केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बनना स्टार्ट हो जाती है और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फिर संकीर्णन बनता है एक, जिसके सेल के साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांट देता है। इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, हिंदी में संकीर्णन, जिसको दो भागों में बांट देगा। तो नेक्स्ट डायग्राम अपन ऐसे बना सकते हैं, एक ये सेल और एक ये सेल, छोटी हो गई बड़ी करनी है बराबर, ऐसे। जो स्टार्टिंग में अपने एक सेल बनाई थी सेम वैसी ही यहाँ पे बना देंगे। यह है 2 डॉटर सेल्स। जहां से अपने प्रोफेज अवस्था में स्टार्ट किया था वहीं पे आके ये 2 न्यू सेल्स सेम टू सेम वैसी ही बन गई है। तो ये थी टीलोफेज अवस्था, माइटोसिस डिवीजन की सबसे लास्ट की अवस्था। क्लियर है? अब इसका महत्व क्या है? अपन को ये पता चल चुका है कि इस माइटोसिस डिवीजन में जो डॉटर सेल्स बनती है, 2 डॉटर सेल्स, यह एक दूसरे से तो समानता रखती ही है, साथ में पेरेंटल सेल से भी समानता रखती है। स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था उससे इन डायग्राम की तुलना कर लेना, एकदम सेम टू सेम है। तो एक विशेषता तो यही हो गई कि जो डॉटर सेल्स बनेगी वह खुद में तो समानता है रखती है, बल्कि अपनी जो पेरेंटल सेल है, जो पैतृक कोशिका है, उससे भी काफी समानता रखती है। एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी ये कि अपन ने ये जाना कि ये जो माइटोसिस डिवीजन है यह वेजिटेटिव सेल्स में होता है। तो अपन ये बता सकते हैं कि जो कायिक वृद्धि होती है, जो हाई लेवल के जो प्लांट्स हैं, उनमें ग्राफ्टिंग की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाम सुना होगा आपने, ग्राफ्टिंग, जिसे बोलते हैं कलम रोपण। ग्राफ्टिंग की क्रिया में जो कलम लगाने के बाद जो कायिक वृद्धि होती है वो माइटोसिस का ही एग्जाम्पल है। तो ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। इसी प्रकार एक और विशेषता बताना चाहें तो जो इस डिवीजन से जो हैप्लॉइड सेल्स होती है, जिन्हें बोलते हैं अपन एन, हैप्लॉइड, यह सेल्स स्पोर गेमिटोफाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है और डिप्लॉइड जिन्हें बोलते हैं 2n सेल्स, यह जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको इसकी मुख्य 3 विशेषताएं बताई हैं जो आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। तो इस तरह से अपना समसूत्री विभाजन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन मियोसिस डिवीजन, जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, वह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।